स्टार्ट। नमस्कार। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो आप हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में सर्कुलेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें और शेयर करें ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ऐसे समय में जबकि वाकई में पत्रकारिता करना एक मुश्किल काम होता जा रहा है। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, अगर ऐसा होता है तो पहली बार ऐसा हो सकता है जब भारत के उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संसद में आएगा और उनको हटाने के लिए विपक्ष अपनी कटिबद्धता या प्रतिबद्धता को दोहराएगा। जी हां, उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ समूचे विपक्ष ने 60 लोगों से ज्यादा सिग्नेचर करके उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की है। यह अविश्वास प्रस्ताव वाकई में एक बहुत ही दुखद और एक जिसे कहते हैं ट्रैजिक बात है। इसलिए क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति वो सिर्फ चेयरमैन नहीं है बल्कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और ऐसे शख्स के खिलाफ अगर समूचे विपक्ष को अविश्वास होता है और उनको हटाने के लिए वो कोशिश करता है तो वाकई में ये एक त्रासद बात भी है और दुखद भी है। और भारत के संवैधानिक इतिहास में कम से कम राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ पहली बार ऐसा कोई प्रस्ताव लाया गया है। क्यों लाया गया है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ यह आरोप लग रहा है कि सदन में उनका रवैया विपक्ष के प्रति पक्षपातपूर्ण है। विपक्षी सदस्यों को बार बार टोकते हैं, विपक्षी सदस्यों पर अनावश्यक और आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, सरकार के से जुड़े मामलों पर विपक्ष की आलोचना भी खुलेआम करते हैं। जो फौरी कारण बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि दरअसल सदन में एनडीए के सदस्यों को बोलने देना, जबकि ऐसे ही मामलों पर नियम 267 के तहत विपक्ष के नोटिस को रिजेक्ट करना, यानी जिस मसले के ऊपर विपक्ष ने 267 रूल के हिसाब से नोटिस दिया था और उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, उसी से जुड़े हुए मामले पर उन्होंने सत्ता पक्ष को बोलने का मौका दे दिया। इसके साथ साथ जो विपक्ष का बहुत ही गंभीर आरोप है और वो गंभीर आरोप इस बात को लेकर है कि दरअसल राज्यसभा के सभापति के गरिमापूर्ण पद की मर्यादा को गिरा रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता की तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं। अब हमारे दर्शकों के मन में एक सवाल उठेगा कि दरअसल क्या उपराष्ट्रपति को ऐसे हटाया जा सकता है सिर्फ नोटिस देके? जी हाँ, उसके लिए पूरा एक प्रावधान है संविधान की धारा 67B, 92 और 100 के हिसाब से। राज्यसभा में अविश्वास का नोटिस प्रस्ताव जो है वो उसके लिए 14 दिन का नोटिस देना होता है। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 50% प्लस एक सदस्य के बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है और उसके बाद लोकसभा उसको स्वीकृत देता है सामान्य बहुमत के साथ। अगर ऐसा होता है तो उपराष्ट्रपति महोदय या सभापति महोदय को अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्योंकि इसके लिए जरूरी यह है कि राज्यसभा में कम से कम दोनों सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में विपक्ष के पास बहुमत का आंकड़ा हो। वहां विपक्ष का आंकड़ा नहीं है, लिहाजा ऐसा कोई खतरा दिखाई नहीं पड़ता जिसके आधार पर कहा जा सके कि दरअसल उपराष्ट्रपति महोदय या सभापति धनखड़ की कुर्सी को खतरा है। लेकिन ये एक सांकेतिक लड़ाई है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव उनके खिलाफ आ सकता है या आता है या आ रहा है तो क्या उन्हें नैतिकता के तकाजे के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देने के बारे में सोचना चाहिए? बहुत सारे सवाल इस पर चर्चा करें। हमारे साथ कुछ खास मेहमान का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं, विनोद शर्मा जी हैं, साथ ही साथ विजय त्रिवेदी जी और शीतल पी सिंह। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद शर्मा, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। ये जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव लाने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या आपको लगता है कि सीरियस मूव है? जिस तरीके से धनखड़ जी के बारे में तमाम सवाल जब से वो बने हैं तब से लगातार खड़े हो रहे हैं, उस संदर्भ में आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर। सीरियस जी। मूव। सीरियस मूव मतलब उनको हटाने के लिए नहीं है, ये उनको जताने के लिए है। और जब कोई इतने बड़े पद पे बैठा होता है और उसको इतने बड़े स्तर पे इतनी बड़ी आंकड़ों में विपक्ष के लोग ये जताते हैं
कि आप पक्षपाती हैं। आप जिस तरह से सदन चला रहे हैं वो आपके गरिमा के अनुकूल नहीं है, राज्यसभा की गरिमा के अनुकूल नहीं है। देखिए, हमने बहुत से उपराष्ट्रपति देखे हैं, शंकर दयाल शर्मा, जो एक बार कांग्रेसियों से विचलित होकर रो पड़े थे सदन में, और उसके बाद जो उनकी हालत हुई थी कांग्रेसियों की, उससे साफ जाहिर था कि वो उनको अपनी करनी पर पछतावा है। भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत ने मना कर दिया था नजमा हेपतुल्ला को, जब वो नॉमिनेट होकर राज्यसभा में आई थी, कि उनको दोबारा से डिप्टी चेयरमैन बनने देंगे। मेरे को याद है कि मैं उनके पास बैठा हुआ था और प्रमोद महाजन आए थे, उससे 10 मिनट बात करके वो दोबारा मेरे पास आके बैठे, और उनका मैंने उसको देखते ही कह दिया था, अगर कोई तो ऐसा पैगाम लेके आए हो जो कि संविधान के खिलाफ है, उसकी मर्यादा के खिलाफ है, तो मैं नहीं मानूंगा। वो नहीं माने वो। और उसके बाद नजमा जी को आईसीसीआर में प्रेसिडेंटशिप मिल गई, चेयरमैनशिप मिल गई, जो कि एक्स ऑफिशियो पोजीशन होती है हम्म। उपराष्ट्रपति की। और जब से वो डीलिंक हो गया ये दोनों पद, मेरा ये मानना है कि जब आप आसीन हो जाते हैं ऐसी पोजीशन में, हम्म। विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, तो फिर आपको चलना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा के अनुसार। और चेयरमैन क्या होता है, क्योंकि चेयरमैन अगर बाईपार्टीसन होगा, बराबरी का सबको सम्मान देगा, तो जब कभी भी कोई भी लॉकजैम फंसेगा, कोई बड़ी रुकावट हो जाएगी, तो चेयरमैन के पास वो हैसियत होती है, वो रुआब होता है कि हम्म। इंटरवीन करके मामले सुलझा दें। और जब चेयरमैन ही पक्षपाती हो जाएगा, तो कौन मामला सुलझाएगा? हम्म। अब आप देख लीजिए, मैं ये ये के बात बताने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सच्चाई है हम्म। कि विपक्ष की तरफ से सवाल आते हैं और जवाब आते हैं चेयर की तरफ से। ये कोई अच्छा नुमाइश नहीं है हमारे पार्लियामेंट की, कि भाई वो कितने लोगों को अकोमोडेट कर रही है चेयर, क्या करना चाहती है, क्या सरकार के पक्ष में है या विरोध में है। विरोध में होने की जरूरत नहीं है चेयर को। चेयर को बराबरी का टाइम विपक्ष को देना है, और जो सवाल वो पूछ रहे हैं उनका जवाब लेना है सत्तारूढ़ दल से। बहुत बार हमने वेंकैया नायडू को ये कहते हुए सुना कि लेट द मिनिस्टर कम एंड रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन, कहा उन्होंने। तो अब ये, मैं धनखड़ जी को काफी बरसों से जानता हूं, और मुझे थोड़ा सा आश्चर्य है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। ही इज एन इंटेलिजेंट मैन, और मुझे पता है कि वो लड़े भी हैं, वो विपक्ष में भी रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, कई पार्टियों में रहे हैं वो। जी। तो उनका बड़ा विस्तृत एक्सपीरियंस है कि किससे कैसे हैंडल करना है किसको। लेकिन जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज भी होती है, माजरत से कहना चाहता हूं मैं, कोई उनसे व्यक्तिगत टिप्पणी ना माने, कि जो हम्म। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी होती है, और बड़े पदाधिकारियों के समक्ष वो भी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग नहीं होती है। हम्म। वो पद की गरिमा के अनुकूल नहीं होती है। और मैं समझता हूं उनको ध्यान देना चाहिए इस बात पे। अब जी। ये जो नो कॉन्फिडेंस में जो इम्पीचमेंट है, ये इम्पीचमेंट पास तो नहीं होगा। हम्म। लेकिन ये एक बात साफ हो जाएगी इस इम्पीचमेंट से, कि चेयरमैन साहब को पूरे सदन की ट्रस्ट हासिल नहीं है। हम्म। दैट इज अ बिग थीम, दैट्स अ बिग ब्लो टू चेयर विच ही इज हम्म। ऑक्यूपाइंग। तो इसलिए वो जो मॉरल हाई होता है चेयर का, वो लूज करेंगे वो, अगर ऐसा कोई प्रस्ताव जी। आता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ना आए ये प्रस्ताव, हम्म। हम्म। क्योंकि विपक्ष को भी एक बार सोच लेना चाहिए कि जब वो प्रस्ताव ला रहे हैं, तो उससे पहले किसी को इंटरवीन करना चाहिए। नॉर्मली पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर इसमें इंटरवीन करते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं आज के दिन, ही लैक्स दैट ग्रेविटास, दैट पॉलिटिकल ग्रेविटास, इसमें इंटरवीन करने के लिए। हम्म। तो इसमें तो होम मिनिस्टर को मैं समझता हूं, या राजनाथ सिंह जी को, जी। या नेता जो सदन के नेता है नड्डा साहब को, हम्म। इसमें इंटरवीन करके मामला सुलझाना चाहिए। वहां तक नहीं जानी चाहिए बात। बिल्कुल। बिल्कुल। विनोद अग्निहोत्री जी, क्या आपको लगता है कि धनखड़ साहब का कंडक्ट ऐसा था कि जिसकी
अपना विरोध जताने के लिए विपक्ष को ये अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए? नहीं, आपकी बात नहीं आ रही, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। विनोद जी, आपको आपको नीचे नीचे ऑडियो है, वहां पे आपको आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। विजय जी, हाँ, आप इस बात की जवाब देंगे, अब विजय आ रही है त्रिवेदी जी? आवाज? जी हाँ, हेलो। आ रही प्लीज, हाँ प्लीज बोले, प्लीज हाँ, बोले विनोद जी। हाँ। देखिए, मैं जब भी विनोद शर्मा जी ने बहुत विस्तार से, बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में सारी बातें कही, हम्म, मैं दो तीन सवाल करना चाहूंगा। हम्म, देखिए, उन्होंने उदाहरण शंकर दयाल शर्मा का उदाहरण दिया। उसके पहले वेंकट रमन भी थे, के आर नारायणन भी थे, सारे उपराष्ट्रपति रहे, सभापति रहे। तत्कालीन विपक्ष कभी इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक नहीं गया, यानी इम्पीचमेंट तक। फिर भैरव सिंह शेखावत रहे, वेंकैया नायडू रहे, ये दोनों तो बीजेपी के नेता थे और उपराष्ट्रपति सभापति रहे। इनके खिलाफ भी कभी भी कोई भी विपक्ष इस हद तक नहीं गया कि इम्पीचमेंट लाने के बारे में सोचे। और मुझे याद है भैरव सिंह शेखावत की जब विदाई हो रही थी, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो उनको लेकर के कितने शानदार भाषण हुए थे सदन में, पक्ष विपक्ष की तरफ से। इसी तरह वेंकैया नायडू जब थे तो यही सरकार थी और यही विपक्ष था। वेंकैया नायडू के टाइम में तो यही विपक्ष था ना, यही राहुल गांधी थे, यही मल्लिकार्जुन खड़गे थे, यही सारा विपक्ष था। लेकिन क्या कभी वेंकैया नायडू के खिलाफ यहां तक बात गई कि जो है इम्पीचमेंट लाया जाए, या किसी ने बात भी नहीं की, प्रस्ताव को छोड़ दीजिए, किसी ने कहा भी नहीं कभी। तो कहीं न कहीं ये आत्ममंथन तो मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को भी करना पड़ेगा और खुद धनखड़ साहब को भी करना चाहिए। मैं भी माधव के साथ ही कहूंगा, वो बहुत बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उपराष्ट्रपति हैं देश के, हम सबके सम्माननीय है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आप चिंतन तो करना पड़ेगा कि आखिर ये नौबत क्यों आई। भाई, विपक्ष को भी कोई अच्छा थोड़ी लगता है किसी को कि इस तरह की नौबत आए कि जिस उपराष्ट्रपति के खिलाफ एक महाभियोग लाने की बात की जाए। और प्रस्ताव तो पास इसलिए नहीं होगा कि 10 ही दिन बचे हैं सत्र में, जबकि 14 दिन का समय होता है, तो प्रस्ताव तो वैसे ही पास नहीं होगा। वो तो तकनीकी रूप से वो नहीं, वो नौबत शायद आएगी नहीं, और नंबर वैसे भी नहीं है। लेकिन यहां तक नोटिस देना, ये भी गंभीर बात है। और यही मैं कह रहा हूं कि कभी 70-75 साल में अगर किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ किसी भी विपक्ष ने इम्पीचमेंट का नोटिस देने की कभी सोची नहीं, खाली आज क्यों सोचा? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यही विपक्ष था वेंकैया नायडू जी के समय, यही नेता थे। अटल, चलिए शेखावत जी के टाइम में आप कह सकते हैं भाई अटल जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी नेता विपक्ष थी, वो लीडर थी, उस समय बड़ी उदारवादी राजनीति थी, विपक्ष भी उदार था, सरकार भी उदार रही हो। ये वेंकैया नायडू के समय तो यही विपक्ष था, यही सरकार थी। अभी इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो विपक्ष को महसूस हुआ है, अगर यहाँ तक जा रहे हैं। तो ये आप चिंतन का विषय भी बात कर रहे थे विनोद शर्मा जी कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को इंटरवीन करना चाहिए था। पार्लियामेंट्री मिनिस्टर तो पहले ही वो तो पार्टी बन गए, उन्होंने आज क्या बयान दिया? उन्होंने कहा विपक्ष की हरकत को जो है, हरकत शब्द लगा दिया। अरे भाई, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसमें इम्पीचमेंट का। तो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जिनको मीडिएट करना चाहिए, जिनको इंटरवीन करना चाहिए, वो खुद ही विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो जब कटघरे में वही खड़ा कर रहे हैं तो कौन मीडिएट करेगा, कौन इंटरवीन करेगा? बिल्कुल। होम मिनिस्टर कर सकते हैं या लीडर ऑफ हाउस नड्डा जी कर सकते हैं। अब अगर वो करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा संकेत मिला नहीं है। यहाँ तो दिक्कत ये आ रही है अफसोस से, सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में विरोध, प्रतिपक्ष और विपक्ष का, सत्ता पक्ष का बर्ताव नहीं है। यहाँ तो शत्रुता का माहौल हो गया है, बिल्कुल विनोद जी, एक जो बात दूसरे आप कह रहे हैं ना, ये जी। हमारे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसी बात को लेकर, यही सवाल मैं दरअसल विजय जी से पूछना भी चाहता था कि विजय जी, अगर शायद पहले का कोई मौका, पहली बात तो ऐसी नौबत आती नहीं, अगर ऐसी नौबत आती तो ये एक तरीके का सत्ता संघर्ष भी कह सकते हैं और शक्ति परीक्षण का मौका है कि भाई ठीक है, तुम्हारे खिलाफ लेकर आए हो, तुम विपक्ष लेकर हटा के अगर दिखा लो तुम अपने आप को। ये जो शक्ति परीक्षण के तौर पर इसको देखा जा रहा हो सत्ता पक्ष की तरफ से भी, और शायद उपराष्ट्रपति महोदय भी इसी दिशा में छोड़ रहे कि वो विपक्ष मेरा क्या कर लेगा, हटा तो सकता नहीं है मुझे। वो तो इस वक्त की जो गरिमा है, जो उसकी गंभीरता है, क्या उसको शक्ति परीक्षण जैसे शब्द के सामने एकदम डुबा दिया जाएगा? विजय जी अनम्यूट करें सर, अनम्यूट। जी आशुतोष जी, विनोद जी ने, दोनों ही विनोद जी ने बहुत विस्तार से इस पर चर्चा कर दी है।
और ये मसला शक्ति परीक्षण का है नहीं। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि बहुत सारी लड़ाई जो है वो जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है, मैसेज देने के लिए भी होती है। तो ये लड़ाई भी मैसेज की लड़ाई है। इसमें सबको पता है कि शक्ति परीक्षण है कि नहीं है। और ये मसला, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ये मसला केवल चेयर का नहीं है, ये मसला सरकार और विपक्ष का भी है। समझे, ये मसला सरकार और विपक्ष का भी है कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या मधुर संबंध है कि नहीं है, क्या बात हो रही है। और इसको उपराष्ट्रपति से मत जोड़िए, ये मसला उपराष्ट्रपति का नहीं है, राज्यसभा सभापति का है। जो गंभीर मसला है, मतलब क्योंकि उपराष्ट्रपति के अलग कार्य का है, इसमें उपराष्ट्रपति कहीं पर नहीं है। उपराष्ट्रपति को हम दूसरे तरीके से देखते हैं, राष्ट्रपति भवन के कार्यालय से। लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन का ये ऐतिहासिक ही मतलब फैसला है कि कोई विपक्ष जो है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या इम्पीचमेंट का नोटिस लेकर आए। इस साफ है कि उस पर कुछ काम नहीं होना है, मतलब कोई आगे बढ़ना नहीं है, बढ़ जाएगा तो वोटिंग हो जाएगी तो भी कुछ होना नहीं है। वैसे भी इस सेशन में तो नहीं होना, लेकिन ये मुद्दा, ये टेक्निकल मुद्दा नहीं है कि वो सेशन 14 दिन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए और पास होगा कि नहीं होगा। 71 लोगों ने उस पर साइन किए, मुझे अभी तक जो जानकारी मिली उस पर। तो बड़ा मसला, लेकिन ये मसला गंभीर इसलिए मैं समझता हूं कि राज्यसभा के सभापति, जिसे चेयरमैन आप कह रहे हैं, चेयरपर्सन जो है, उसके खिलाफ अगर संसद के, आपके सदन के लोग डिस्ट्रस्ट रखते हो, ये गंभीर बात है। मैं इसमें सारा गंभीर मसला ये देखता हूँ। अभी भैरव सिंह जी का सबका जिक्र हुआ। भैरव सिंह जी से, जब वो वहां राज्यसभा के सभापति थे, उपराष्ट्रपति थे, मेरा बहुत एक निजी सा रिश्ता रहा और वहां देखा करता था कि वो जब बहुत हंगामा होता था तो हाउस एडजॉर्न करके विपक्ष को और सरकार के मंत्री को वहां पर बुला लेते थे और कहते थे कि भाई ये नाश्ता कीजिए और अब इनको जाने दीजिए और इनको हंगामा करने के बाद आप अपनी बात कहिएगा। विपक्ष को हंगामा करने, मतलब जो उनको बात कहनी है उसको बात कहने के बाद आप अपनी बात रखिएगा, सरकार को कहते थे, और वो हो जाता था। इसलिए कभी ऐसा मसला नहीं हुआ। लेकिन पिछली बार जो हुआ, जिस तरह से सांसदों को सस्पेंड किया गया, वो भी मसला है, आज की बात नहीं है। आज हमको लग सकता है 2-4 दिन में कि ऐसा क्या हुआ है। तो मुद्दा यह है, लेकिन विपक्ष को भी इस पे गंभीरता से लेना चाहिए कि ये मसला केवल इस तरह के शक्ति परीक्षण का नहीं है, ये हमारी संसदीय परंपराओं का मसला है। राज्यसभा के सभापति के खिलाफ महाभियोग या अविश्वास प्रस्ताव लाना एक गंभीर मसला है। सरकारें तो आती जाती रहती है, ठीक है, लेकिन सदन की परंपराओं में ये गंभीर चिंता की बात है कि हमारा डिस्ट्रस्ट इस लेवल तक पहुंच जाए, और यदि पहुंच भी रहा है तो उस पर एक्सप्रेस किया जाए इस तरह से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मसला सरकार का भी है कि सरकार इसमें क्यों नहीं दखल दिया। जैसे चेयर की बात, लीडर ऑफ द हाउस हैं जेपी नड्डा साहब, वो पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, सीनियर लीडर भी हैं, उनको तो इस पर, जब ये खबर कोई अचानक तो हुई नहीं है, वैसे भी पिछले सेशन में भी आना था ये तो प्रस्ताव, पिछले सेशन में, बजट सेशन में वो लेकर नहीं आए, किन कारणों से नहीं हुआ, लेकिन अब आ रहे हैं। तो सरकार को और जो लीडर ऑफ द हाउस हैं उनको इसमें इंटरवीन करना चाहिए था विपक्ष के साथ, और लीडर ऑफ द अपोजिशन वहां मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बैठे, उनके साथ बैठकर इस पर बात करनी चाहिए थी कि ये स्थिति नहीं बने, और चेयरपर्सन के साथ बैठकर भी वो बात करें, क्योंकि अब चेयरपर्सन उसमें इन्वॉल्व है तो वो खुद बुलाएंगे तो ठीक नहीं लगेगा। लेकिन लीडर ऑफ द हाउस को या होम मिनिस्टर को या डिफेंस मिनिस्टर, जो भी लोग जिनके लिए समझते हैं, उनको इस पर आना चाहिए। लेकिन एक दूसरा पॉलिटिकल इश्यू मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, इसको आप रेफरेंस से मत जोड़िए कि आप, मैं दूसरा एंगल दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि क्यों ये आज अचानक आ गया। क्या इसकी वजह ये है कि जो इंडिया ब्लॉक है उसकी जो यूनिटी थी वो क्रैक हो रही थी, और मतलब ये एक इशू हो सकता है। विरोधी इस तरह से बात करने से नहीं होता। एक बात मैं कह रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ कि वो भी है, और एक जब आप ये लेकर आए नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो पूरे लोगों ने उस पर साइन करके एक यूनिटी को बताने की कोशिश की, और ये कांग्रेस की एक्सरसाइज बड़ी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के लिए 2 दिन पिछले बड़े मुश्किल निकले जब इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप को लेकर सवाल हुआ। लेकिन वो इशू पॉलिटिकल हो सकता है। मैं तो इस पूरे इशू को गंभीर समझता हूँ, और चेयर से ज्यादा सरकार को भी मैं समझता हूँ कि सरकार को इसमें तुरंत इंटरवीन करना चाहिए। ये शक्ति परीक्षण का मसला नहीं है, ये सदन की परंपराओं का मसला है। बिल्कुल परंपराओं का मसला। बट शीतल जी, ये नौबत क्यों आई? इस नौबत के लिए क्या उपराष्ट्रपति महोदय अकेले जिम्मेदार हैं? अरे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। हाँ, विजय जी ने, मेरे दोस्त विजय ने कहा है कि इस कुड हैव बीन अ क्रिएटिव थिंकिंग ऑफ द ऑपोजिशन की अपनी यूनिटी कर लेंगे। यूनिफाइंग फैक्टर जगदीप धनखड़ खुद बन गए हैं। आप इसको इस नजर से देखिए। इस नजर से भी देख सकते हैं। वैसे
वो फायदा ही हो गया और विपक्ष को, तो थैंक यू और करना देख चाहिए और जो चेयरपर्सन अंसारी को। साहब थे ना, पिछले अंसारी साहब वाइस हम्म, प्रेसिडेंट थे ना, हम्म, उनकी गिरबान में तो हाथ किसने डाला था हम सब जानते हैं, भाषण दिया था, हम्म, वैलिडिक्टरी स्टेटमेंट थी हम्म, उनको, जान जब वो जा रहे थे, आखिरी स्टेटमेंट जो थी, किसने डाला था? ये तो पुरानी आदत है इस सत्तारूढ़ दल की भाई, क्या छुपा ठीक है, रहे हैं? ठीक है ठीक है विजय जी, विनोद जी। शीतल जी, अब मेरा सवाल इस बात को लेकर है, ये नौबत क्यों आई? इसके लिए अकेले उपराष्ट्रपति महोदय जिम्मेदार है, या जिस तरीके की राजनीति इस वक्त हो गई है कि भाई दोनों एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव देखते हैं, वो जिम्मेदार है, या इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है? जैसा कि विजय जी ने इशारा किया कि भाई विपक्ष की यूनिटी टूट रही तो उन्होंने कहा चलो एक ये ले आते हैं, या इसके लिए सत्ता पक्ष जिम्मेदार है, जिसके बारे में मोहन भागवत जी ने कहा कि भाई प्रतिपक्ष है, शत्रु नहीं है आपका। आपको क्या लगता है? देखिए, जो पॉलिटिक्स इस समय हो रही है, वैसे तो मेरे से पहले जो लोग बोले हैं उन्होंने बहुत लंबा समय सदनों को कवर करते हुए गुजारा है। विनोद शर्मा जी हैं, पूरा एक अपने आप में इतिहास है। लेकिन एक नागरिक के तौर पर हम लोग अगर देखें इसको, तो ये इस समय जो वातावरण है वो बहुत डिविसिव है। हर जगह इस तरह से विभाजन हो गया है, सोच समझ, बोल चाल, सब चीजों में, कि तनाव ही बढ़ रहा है। और ये उसको परिलक्षित करता है, जो समाज में घट रहा है वो सदन में आके प्रतिफलित हो रहा है। तो ये और सबसे बुरी बात यह है कि अब वैसे हस्ताक्षर नहीं बचे जो ऐसी परिस्थितियों को सभ्यता से, जो लोकतंत्र में अपेक्षित है, उस तरह से संभाल लिया करते थे। अब ज्यादातर ऐसे हस्ताक्षर हैं कि आप संसदीय कार्य मंत्री के बारे में भी बताया गया कि वही ऐसे बयान दे रहे हैं कि जिससे और आग में घी का काम हो रहा हो। तो ये बड़े लोगों की जरूरत है यहाँ पर, जो नदारद है। और अब ज्यादातर बहुमत ऐसे लोगों का है जो इसमें चीजों को और खराब कर रहे हैं। और ऐसे ये एक लोकतंत्र पे बदनुमा निशान है जो हो रहा है। अगर 72 साल में नहीं हुआ और अब हो रहा है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें सिर्फ ये बात नहीं कि आपकी संख्या ज्यादा है और आप इस प्रस्ताव को पास नहीं होने देंगे, बात ये नहीं है। बात ये है कि प्रस्ताव आया, 72 साल बाद आया, इसको एक दाग की तरह महसूस करने वाली जमात नहीं बची है। इसलिए समस्या ये है कि ऐसे जो भी मामले आएंगे वो सरकार उसको बुलडोज करने की कोशिश करेगी, उनको नॉर्मलाइज करने की, और ऐसी चीजें न हो ये करने की कोशिश करती हुई हमें नहीं दिखेगी। ये एक खराब संकेत है लोकतंत्र में। बट जो क्योंकि विपक्ष को शिकायत जगदीप धनखड़ जी से है, और जैसे बार बार तुलना हो रही, इनके पहले वेंकैया नायडू जी से तुलना हो रही थी। वेंकैया नायडू जी का सारे लोग सम्मान करते हैं, वो न केवल पार्टी के अध्यक्ष थे बल्कि एक गरिमामय उनका व्यक्तित्व भी रहा। हालांकि उनकी पार्टीजन, उनकी अपनी पॉलिटिक्स थी, उनका अपना अपनी अपनी पार्टी थी, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष को उनसे वैसी शिकायत नहीं जैसी कि आज शिकायत है। तो खुद धनखड़ जी का अपना व्यवहार क्या इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि यहां आने के पहले वो पश्चिम बंगाल में गवर्नर थे, वहां भी वो लगातार सुर्खियों में थे, लगातार ममता बनर्जी पर अटैक कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ही असली विपक्ष वहां पे हो। क्या आज भी वही बिल्कुल, भूमिका निभाते हुए दिखाई पड़ रहे हो? निश्चित तौर पर बंगाल में उनका कार्यकाल इससे भी ज्यादा खराब ढंग से याद किया जाएगा। और वहां वो लीडर ऑफ अपोजिशन के रोल में नजर आते थे, गवर्नर के रोल में कभी नजर ही नहीं आए। और फिर वो ऐसी परंपरा उन्होंने डाली कि उसकी वजह से बहुत सारे गवर्नरों को हम उसी तरह का रोल अख्तियार करने की कोशिश करते हुए देख रहे हैं, लेकिन कोई भी उनको छू नहीं सकता जितना आगे वो पहुंच गए। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उसी पर्सनैलिटी में उनको ये इनाम मिला, और अब यहाँ भी वो ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं कि बात यहाँ तक पहुंच गई जो 72 साल में कभी नहीं पहुंची थी। तो ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसको शर्मनाक समझने वाली जमात नहीं मौजूद है। वो ये सोच रही कि हमारे पास गिनती है, क्या कर लेंगे। लोकतंत्र में ये नहीं होता भाई कि कोई क्या कर लेगा। संवाद किया जाता है। अगर संवाद ही खत्म हो जाएगा और कड़वाहट रहेगी और आप सिर्फ गिनतियों पे चीजों को करना चाहेंगे या उस पर घमंड करना चाहेंगे, तो ये चीजें और खराब होंगी, और फिर आगे क्या रूप लेंगी पता नहीं। लेकिन आज का जो स्वरूप है यही बहुत बदनुमा है। जब बार बार ये कहा जा रहा है कि 72 साल में पहली बार, 72 साल में पहली बार, लेकिन इस पे किसी को कोई कठिनाई हो रही हो ऐसा नहीं दिख रहा सत्ता पक्ष में। बिल्कुल। विनोद जी, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि क्या इतने बड़े आरोप के बाद, और मैं विजय जी की इस राय से थोड़ा सा असहमत हूं कि ये प्रश्न उपराष्ट्रपति का नहीं है। उपराष्ट्रपति और सभापति एक ही पद पे बैठे हुआ एक ही व्यक्ति है, दरअसल दो अलग अलग पदों पे नहीं, एक ही पद। मैं ऑफिस की बात कर रहा हूँ, हाँ, उपराष्ट्रपति ऑफिस की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। बट दरअसल जो हटाए जाएंगे तो उपराष्ट्रपति ही हटाए जाएंगे, वो ऐसा नहीं होगा कि जी, सभापति वो के पद ठीक से है। हट जाएंगे, उपराष्ट्रपति बने रहेंगे।
मेरा प्रश्न यह है कि जब किसी देश के इतने बड़े पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ इतना जबरदस्त आरोप लगता है, तो क्या उसकी मर्यादा को स्थापित करने के लिए जरूरी है कि जगदीप धनखड़ साहब कहे कि भाई विपक्ष मेरे प्रति अविश्वास ला रहा है, इसलिए मैं अब इस पद को छोड़ रहा हूं? क्या ऐसी कोई संभावना आप देखते हैं? ऐसा हुआ था एक बार, स्वप्ना चैटर्जी ने रेजिग्नेशन करने का फैसला ले लिया था। कुछ टिप्पणी अटल जी ने कर दी थी किसी एक संदर्भ में जो उनको बड़ी चुभ गई थी, तो रातों रात अटल जी पहुंच गए उनके यहाँ और उन्होंने कहा कि मेरा कहने का वो तात्पर्य नहीं था जो आप सोच रहे हैं। और ये तलखियां हो जाती हैं, ऊपर ऊपर नीचे हो जाती है बातें, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। आप ये मत सोचिए भी मत कि आपने जाना है पद छोड़कर। अब क्या आप समझते हैं कि धनखड़ साहब अगर त्यागपत्र देने का फैसला ले लें तो विपक्ष में से कोई व्यक्ति जाएगा? क्या आप समझते हैं कि आज के दिन कोई ऐसा बड़ा नेता है? एक जमाने में पुराने नेताओं को इसलिए कई बार जितवाया जाता था उनकी डिफिकल्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से, ये समझा जाता था कि ऐसे लोगों की जरूरत है। अब हरवाया जाता है। हाँ, चंद्रशेखर जी को इसलिए जितवाया जाता था कि वो बड़े मुद्दों पे बड़ी पोजीशन लेने के काबिल थे और एक कॉन्सेंसस बना लेते थे सदन में। उसी तरह से माजी के जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे वो कद्दावर लोग हुआ करते थे। वेंकैया जी स्वयं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, अरुण जेटली पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, सुषमा स्वराज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थी। अब हम जो देख रहे हैं, और बड़ी माजरत से कोई पर्सनली ना ले इस बात को, हम एक इंस्टीट्यूशंस को एक डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कुछ पर्सनलाइज्ड एलिमेंट नहीं है। हम एक इंस्टीट्यूशन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम सब की अपार आस्था है, बिकॉज वी ऑल बिलीव इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और हम समझते हैं कि इससे बढ़िया सिस्टम इज नॉट देयर। नोबडी, बंदों ने ऐसे बढ़िया सिस्टम इजाद नहीं किया सेल्फ गवर्न का, अपने आप को गवर्न करने के लिए। उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और देखिए विजय जी, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ कुछ बातों में, लेकिन जो चेयरमैन होता है वो एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट है। इनफैक्ट वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, and vice president is also ex officio president in the event of something, God forbid, happening to the president. yes. तो ये कोई छोटा पद नहीं है। और इस पद में हमने देखा कि अंसारी साहब के साथ क्या हाल किया गया। उन्होंने कोई कमेंट दे दिया था तो उनके साथ क्या हाल किया गया। उनकी सरेआम पार्लियामेंट की रिकॉर्ड पे है जो स्पीचेस दी गई। एक स्पीच जो महत्वपूर्ण स्पीच दी, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। तो मेरा ये मानना है कि इस सिस्टम को जल्दी से रिपेयर की जरूरत है और एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए पार्लियामेंट को। इसका पहल मैं समझता हूं सरकार की तरफ से होनी पड़ेगी और विपक्ष को मान लेना चाहिए कि देखिए परिधि बांधे, इससे बियॉन्ड नहीं हम जाएंगे। और दूसरा, आप बांध देना समय निर्धारित करें कि उनके डिबेट के इश्यू रेज करने के लिए ऑपोजिशन को इतना समय दिया जाएगा। अब होता क्या है कि जब विपक्ष बोलना चाहता है तो ट्रेजरी बेंचेस नहीं बोलने देती, और जब ट्रेजरी बोलना चाहती है तो विपक्ष नहीं बोलने देता। अब आप देखिए ना कि वो जब भी अडानी नाम आता था तो चेयर जो थी तुरंत उसको शट कर देते थे। इसी पार्लियामेंट के दौरान कितने लोगों को सस्पेंड किया था पिछली पार्लियामेंट जो गई, उसमें याद है आपको? लॉक स्टॉक एंड बैरल। और ये वो पार्टी है जो कांग्रेस पे सही आरोप लगाती है कि आपका पार्लियामानी व्यवस्था में आपका फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि आपने तो पार्लियामेंट का जो हाल किया था इमरजेंसी के दौरान, आपने जो पर्सनल सिविल लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स सस्पेंड किए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? भी पार्लियामेंट चल भी रही है और किस तरह से चल रही है। अब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन, इम्पीचमेंट मोशन, वाइस प्रेसिडेंट को आपने देखिए चेयर्स इंटरवीन करती थी और सरकारों से बातें मनवाती थी। आज के दिन ऐसा लगता है कि चेयर्स
से अपनी बात सरकार मनवा रही है। ये बड़ा अटपटा लगता है। जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको कि कोई सवाल उठे विपक्ष की तरफ से और जवाब शेयर देने की कोशिश करे, कोई व्यक्ति खड़ा होकर कुछ बोल रहा हो और उस पर टिप्पणी की जाए, परिहास किया जाए, और ये आप ऑडिट करवाइए, आप डिबेट को ऑडिट करवाइए और आपको पता लगेगा कि चेयर कितनी देर बोलती रही और विपक्ष कितनी देर बोला और सत्तारूढ़ पक्ष कितनी देर बोला। इतने पढ़े लिखे आदमी को ये बताने की जरूरत है क्या? और मैं समझता हूं कि मैं अब भी प्रार्थना करता हूं कि ये मामला सुलझा लिया जाएगा। इसको एक कहते हैं ना कि वो किसी मसले को अंजाम तक ले जाना ना हो तो उसको खूबसूरत मोड़ दे के भूलना अच्छा। वो गाना है ना बहुत सुंदर, तो इसको खूबसूरत मोड़ दे के भूलना अच्छा करे भाई। ये जरा किसी से सीखें। विनोद जी, आप आधुनिक जो राजनीति है उसको पोएट्री के अंदाज में देख रहे हैं। पोएट्री नहीं, अब ये क्रूड प्रोज हो गई है। देखिए ऐसा पोएट्री वेट्री नहीं चलती अब। देखिए ऐसा है, आई एम एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट। I know. I have a tremendous faith in the goodness of human beings. I have faith in even you when I see you making certain statements which in my view are scandalous. But still I believe that that you are innately a good man, and you also believe that I am innately a good man. विनोद जी, धनखड़ जी के बारे में बातचीत करें, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। हाँ विनोद अग्निहोत्री जी, ये जो स्थिति पैदा हुई है, नहीं आ रहा आपके खिलाफ। हाँ, मेरे खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ रहा। विनोद, ये जो मौजूदा स्थिति पैदा हुई है, इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहरा? ये प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता है, क्योंकि जब आप भाजपा से बात करिए तो उनके लोग ये कहते हैं कि भाई देखिए, जो ये कांग्रेस पार्टी है, नेहरू गांधी परिवार है, ये कभी इन्होंने मोदी को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि एक छोटी पद से उठा हुआ आदमी यहां तक पहुंच सकता। जब आप कांग्रेस से जब आप बात करिए तो उनके लोग कहते हैं भाई देखिए, हम लोग क्या करें, हमको तो बिल्कुल अछूत की तरीके से देशद्रोही, पाकिस्तान परस्त, चीन परस्त घोषित कर दिया है, जबकि हमारे नेताओं ने कितनी कुर्बानियां दी। ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जिम्मेदार की जहां तक बात है तो इसके लिए तो बहुत विस्तृत विश्लेषण की जरूरत है। और जिस बात की विनोद शर्मा जी ने कि ऑडिट कराया जाए हाउस का, तो पता लगेगा कौन कितनी देर बोला और किस पर बोला। अब एक उदाहरण है कि 267 का जो रूल है वो आमतौर पर अपोजिशन वाले इस्तेमाल करते हैं अपनी बात करने के लिए। अब पहली बार सत्ता पक्ष उसका सहारा ले रहा है, तो ये चीजें सब विचित्र सी चीजें हो रही हैं। आमतौर पर हाउस डिस्टर्ब अपोजिशन कराता रहा है, अब रूलिंग बेंचेस जो है वो हाउस डिस्टर्ब कराती हैं। दो तीन बातें मैं इसमें कहना चाहूंगा। जैसे अभी आपने कहा कि मान लीजिए वो खुद इस्तीफा दे दें, हालांकि ऐसा नौबत नहीं आएगी, और चूंकि नोटिस ही है उसके अलावा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी एक उदाहरण तो विनोद शर्मा जी ने दिया, अटल जी वाला और सोमनाथ चटर्जी वाला। उत्तर प्रदेश विधानसभा, शीतल भाई को शायद याद होगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में चौधरी चरण सिंह ने फ्लोर क्रॉस किया था और सीबी गुप्ता थे चीफ मिनिस्टर। सीबी गुप्ता ने वहीं रिजाइन कर दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ट्रस्ट मोशन लाएंगे और वो करेंगे और जोड़ तोड़ करेंगे, इनको करेंगे, पीछेंगे। वो तुरंत रिजाइन कर दिया था फ्लोर पे ही, फ्लोर ऑफ द हाउस, कि भाई आप हमारे विधायक अगर उधर चले गए हैं तो हम, अब उनको मेरे पर भरोसा नहीं रहा तो मैं रिजाइन कर रहा हूँ। तो एक ये मॉरल ग्राउंड्स रहे हैं इस देश की राजनीति में। सोमनाथ चटर्जी का उदाहरण भी, हाल का उदाहरण दिया इन्होंने, विनोद शर्मा जी ने बताया, हम लोग उस समय कवर करते थे पूरा, बात सही है। तो ये चीजें जो है रही है मॉरल ग्राउंड, लेकिन अब वो हाई मॉरल ग्राउंड है का? अब तो एक जमाना तक शास्त्री जी ने एक्सीडेंट पे इस्तीफा दे दिया था, अब तो लाइन लगी हुई है एक्सीडेंट्स की, और रेल को कोई भी, इतने रेल मंत्री हो गए, इतने तो हो गए, इस्तीफे की बात अगर छोड़ दीजिए तो वो तो नॉर्मल। अभी अंसारी साहब की बात कर रहे थे, आज हमारे सत्ता पक्ष के लोग बहुत अपोजिशन को लानत दयामत कर रहे हैं कि साहब उपराष्ट्रपति का पद, सभापति की मर्यादा, और जाने अंसारी साहब, मुझे याद है 26 जनवरी की परेड थी, ये कौन सा मौका था, वो सैल्यूट जब दे रहे थे तिरंगे को, तो आमतौर पर प्रोटोकॉल ये है कि सिर्फ जो ड्रेस में होते हैं वही लोग सैल्यूट देते हैं, बाकी लोग अटेंशन की मुद्रा में खड़े होते हैं। नहीं, प्रेसिडेंट की प्रेजेंस में हाँ, सिर्फ प्रेसिडेंट सैल्यूट लेता है। प्रेसिडेंट जनवरी को प्रेसिडेंट का सैल्यूट, हाँ, प्रेसिडेंट सैल्यूट है, बाकी लोग अटेंशन की मुद्रा में रहते हैं।
अंसारी साहब पे कितनी लानत मलामत की गई थी उस समय, क्या क्या नहीं कहा गया था उस समय, सोशल भाई मीडिया से लेकर के हम लोग को याद विनोद है। राम माधव ने आरोप लगाया था, तुम्हें अगर याद हो, कि जी वो प्रधानमंत्री एक जगह पे थे, वो आसन वाली जो करते हैं ना, वो क्या शुरू किया उन्होंने, योग। योग योगासन। योग 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 हम्म, योग वाला, हाँ योगा डे पे। हम्म, तो प्रधानमंत्री वाज लीडिंग द योगा, तो वाइस प्रेसिडेंट कुड नॉट हैव बीन देयर अकॉर्डिंग टू देर प्रोटोकॉल, वो हम्म, इनवाइट भी नहीं हुए थे। हाँ और उन्होंने उसमें आरोप लगा दिया कि वाइस प्रेसिडेंट गए नहीं वहां पर। गए नहीं हम्म, वो, मतलब बहुत, तो ऐसा नहीं है कि आज आपको याद आ रहा है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस बड़ा पायस ऑफिस है और उस पर कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए, लेकिन आप अतीत में क्या कर चुके हैं। तो लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये करना चाहिए। जहां तक जिम्मेदारी की बात है तो जिम्मेदारी सबकी है, जिम्मेदारी विपक्ष की भी है, सत्ता पक्ष की भी है, चेयर की भी है। वो मैंने इसीलिए सवाल पूछा था कि यही विपक्ष था तो वेंकैया नायडू के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं लाया, या बीजेपी जो है कभी किसी कांग्रेस के नेता जो वाइस प्रेसिडेंट थे शंकर दयाल शर्मा, वेंकट रमन और तमाम सारे लोग उनके खिलाफ क्यों नहीं लाए। तो कहीं ना कहीं इस पर चिंतन की जरूरत है कि यही नौबत अभी क्यों आई, आखिर क्या वजह है ये नौबत आई। तो और इसके लिए इंटरवीन क्या सरकार को नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल विनोद जी। और माफ करेगा, समय की थोड़ी पाबंदी, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। विजय जी, यहाँ से रास्ता क्या जाता है? क्या आपको लगता है कोई बीच का रास्ता निकलने की कोई संभावना दिखाई पड़ रही है? बहुत संभावना है। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ विनोद शर्मा जी की तरफ से। मुझे नहीं लगता कि कोई ये बात बहुत आगे बढ़ेगी। बीच का रास्ता निकल ही आएगा, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। नहीं, लेकिन आज जो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर का रुख रहा है ठीक है, वो चलता वो तो रहता है बीच का सर। रास्ते वाला नहीं लग रहा है। मुझे उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर आपके मित्र हैं, आप ज्यादा जानते हैं। नहीं नहीं, मित्र वाली बात नहीं, वो सरकार का रुख होता है ना, मैं ये कह रहा हूँ विजय भाई, तो वो वो मुझे सरकार का रुख लगता है कि होता है। रास्ता निकल व्यक्ति आएगा। का निकल आए, उम्मीद है अच्छी कि बात है। रास्ता निकल आएगा। उस एक्सट्रीम तक नहीं पहुंचेगा, हम कुछ ज्यादा एक्सट्रीम तक पहुंच गए हैं। वहां तक नहीं। ये पॉलिटिकल एक वो भी होता है कि किस तरह से आपको, जो विपक्ष को अपनी बात जाहिर करनी थी कि भाई हम ट्रस्ट नहीं करते, वो बात उन्होंने अपनी जाहिर कर दी है। मुझे लगता है सब लोग संसदीय परंपराओं को मानने और समझने वाले लोग हैं, वो उस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात जोड़ रहा हूँ कि उपराष्ट्रपति वाली बात जो मैं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि उपराष्ट्रपति जब एक्स ऑफिशियो, वो प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ कोई उपराष्ट्रपति का, मैं कोई उनका पद छोटा या इस मसले को छोटा करके नहीं कह रहा हूँ। मुझे पता है वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट भी है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है वाइस प्रेसिडेंट से होते हैं, वो मसला नहीं है। पर ये तो मसला गंभीर है कि सदन की, और हम भी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, इस सदन की और इस चेयर की बात कर रहे हैं कि इस तरह की स्थिति नहीं बननी चाहिए। लेकिन आप ध्यान करिए 2020 में जो डिप्टी चेयरपर्सन थे हरिवंश जी, उनके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। ऐसा नहीं है कि यही विपक्ष लेकर आया था। तो अभी जरूरत है कि दोनों लोग मिलकर, और सब लोगों की जिम्मेदारी है, चेयर की भी है, यहाँ पर जो विपक्ष है उसकी भी है, और सत्ता पक्ष की भी है। सत्ता पक्ष की मैं ज्यादा जिम्मेदारी समझता हूँ कि उनको इस मामले में थोड़ा पहले ही इंटरवीन कर लेना चाहिए था, जब विपक्ष ये लाने की तैयारी कर रहा हो। लेकिन मुझे लगता है कि रास्ता निकल आएगा, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। आपको ये उम्मीद है कि रास्ता कोई ना कोई निकले। बस शीतल जी, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, रास्ता निकल भी जाए, तो क्या ये हम माने कि अब के बाद से सभापति महोदय का जो व्यवहार होगा, जो कंडक्ट होगा सदन के अंदर, वो बदला हुआ होगा, सत्ता पक्ष ज्यादा विपक्ष को अकोमोडेट करेगा? मुझे बदलाव की तो कोई खास उम्मीद नहीं दिखती। ये बात मैं मतलब सब मित्रों से सहमत हूं कि शायद रास्ता निकल आए, लेकिन बदलाव होगा बहुत, इसकी मुझे संभावना नहीं। चूंकि राजनीति हमारी जिस मुकाम पे है इस समय, उसमें उसमें बीज हैं इस बात के कि एक दूसरे से नफरत करना उसका बेस है। एक दूसरे के खिलाफ बहुत पर्सनल होके चीजें ले जाना, पर्सनल कमेंट करना, पर्सनल टारगेट करना, ये जो चीजें हैं ये इतनी बड़े पैमाने पर, पहले ये लोग विपक्ष में थे तो फिर भी करते तब भी थे, लेकिन अब सत्ता पक्ष में होके वही कर रहे हैं। जबकि जिम्मेदारी इनकी ये है कि ये सब न हो, ये रोकने की जिम्मेदारी मूल सत्ता पक्ष की ही सब हमेशा होती है कि सदन चले, सदन में बात हो, ये सब चीजें न आए, आए तो सेटल हो जाए। ये जिम्मेदारी विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष की हमेशा ही रही है, और सत्ता पक्ष ने ही इनकी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ली भी है। अभी तक तो यही परंपरा है। लेकिन चूंकि इस दौर में बहुत सी परंपराएं टूट रही हैं, नई परंपराएं गढ़ी जा रही हैं, देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। उम्मीद बेहतरी की है, सबको है, हमको भी है। हम सब लोगों ने लोकतंत्र को जिया है इतने वर्षों तक, तो चाहते हैं कि वो फले फूले और समृद्ध हो और बेहतर बने, बदतर होने की जगह। विनोद जी की एक तरीके से मैं भी, केवल जोड़ना, आशुतोष जी, एक लाइन हाँ, जोड़ना चाहता हूँ। अभी जब बात हुई धनखड़ साहब की वेस्ट बंगाल के गवर्नर के तौर पे,
उसकी चर्चा करने की कोई बात नहीं, क्योंकि सभी लोग उसको जानते हैं। लेकिन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो टीएमसी केवल पार्टी थी जिसने, जो अपोजिशन के कैंडिडेट थी मार्गरेट अल्वा, उनके साथ नहीं गए थे और उन्होंने उसको एब्सटेन किया था वोट। बिल्कुल ठीक मतलब है, धनखड़ साहब के खिलाफ वोट नहीं किया था टीएमसी ने, ये फैक्ट के तौर पे मैं रखना चाहता हूँ। ठीक है। बहुत बढ़िया। विनोद जी ने जो बात कही कि हम सब ऑप्टिमिस्ट हैं, आशावादी हैं, और आशावादी होना भी चाहिए। लेकिन मुझे इस मौके पर बाबा साहब अम्बेडकर का वो आखिरी पैराग्राफ मुझे याद आता है, जब उनसे पूछा गया था कि संविधान बना है, इससे आपको क्या उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा था दुनिया का सबसे बेहतर संविधान आप लेके आ जाइए, लेकिन अगर उसको लागू करने वाले लोग अगर खराब हैं तो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान भी सबसे खराब हो सकता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि दुनिया का सबसे खराब संविधान भी अगर अच्छे लोगों के हाथ में हो तो खराब संविधान भी बहुत अच्छा हो सकता है। मुझे संविधान पर लगता है चर्चा हमारे होने वाली है दर्शकों, अगले हफ्ते। हाँ, हमारे दर्शकों के सोचना चाहिए, संविधान सिर्फ कागज पर लिखी हुई इबारत नहीं है। संविधान भारत की जीवित आत्मा है, और उस आत्मा में लगातार परिष्कार होता रहता है, और उसको परिष्कार को उसी संदर्भ में देखने की जरूरत है। सत्ता पक्ष, विपक्ष और उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर इतने संवेदनशील हो जाएं तो यकीन है फिर कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आएगा। आया है क्योंकि वो संवेदनशीलता खत्म हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।